हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर करने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली एक कंडक्टर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उन कहीं पे भी जा सकते हैं, वो एकदम फ्री हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में उनके लिए लगाते हैं तो क्या होता है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो सारा नेगेटिव चार्ज जो है हम देख सकते हैं कि ये इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। पॉजिटिव इधर आ नहीं जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इधर पॉजिटिव बच जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इतनी ही बात समझने वाली थी। अब हम आगे चलते हैं, ये आगे अपने किसी उसके अंदर काम आएगा। तो फिलहाल बस यही बताना था कि कंडक्टर के अंदर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द कंडक्टर की हम बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना कंडक्टर के अंदर, वो जीरो होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चाहे वो जैसे ये एक स्फीयर है रेडियस आर का, चाहे हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है या ये होलो स्फीयर है तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, सारा बॉर्डर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है वो टोटल हो गया। इंटरनल पोटेंशियल प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल तो टोटल पोटेंशियल हो गया, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर नेट पोटेंशियल देखेंगे तो कांस्टेंट होगा। जैसे कि हमने बात की थी, जैसे ये एक स्फीयर है हमारे पास, तो अगर ये होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा ना V इज टू के क्यू बाई आर ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम किसी भी डिस्टेंस पे बात करते हैं क्योंकि सारा चार्ज बाहर जा चुका है और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर V in इज जीरो। V in मतलब इंटरनल पोटेंशियल, यानी कि जो सेंटर पे है वो जो भी पोटेंशियल होगा वो बाहर की वजह से होगा। एक्चुअली है तो कांस्टेंट ही पूरे के अंदर। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास स्फीयर है और यहाँ पर ये सेंटर है इसका, तो इसके ऊपर टोटल क्या आएगा, V नेट। लेट एज्यूम कि यहाँ पर पोटेंशियल इसके ऊपर है V। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर भी V होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर भी होगा तो V। बट इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो V नेट इज इक्वल टू V इंटरनल प्लस V एक्सटर्नल। तो ये जो V इंटरनल है ये जीरो होने वाला है इस यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो सारा का सारा है वो बाहर वाले की वजह से होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है या बाहर कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये लाइन मैंने अभी अभी आपको समझा दी है। ठीक है, तो अब आगे हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि एक स्फीयर है मेरे पास जिसके ऊपर सेंटर से x नॉट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। वहां पे हमें Vp इनसाइड निकालना है, यानी कि पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर। एक बाहर चार्ज रखा है प्लस Q का। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारे पास D। ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ स्फीयर से लेके उस चार्ज तक का। अब हम बात करते हैं सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होने वाला है, K Q बाई D। ये सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होने वाला है क्योंकि इंटरनल तो जीरो है, जो भी होगा वो बाहर वाले की वजह से होगा, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, एक्सटर्नल की वजह से यही है, इंटरनल की वजह से सेंटर के ऊपर कितना है, जीरो है। तो V नेट कितना होगा, K Q बाई D हो गया हमारे पास। अब इनसाइड की बात करते हैं, Vp। अगर अब चलते हैं हम P पॉइंट के ऊपर, यानी P पॉइंट के ऊपर कितना होने वाला है, P पॉइंट के ऊपर भी K Q बाई D ही होने वाला है पोटेंशियल। बट अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंटेंट बताओ मुझे अलग अलग कितने कितने होने वाले हैं, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि K Q अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू V इंटरनल प्लस V एक्सटर्नल मैं कर दूंगा। ठीक है, अब V एक्सटर्नल मैं निकाल सकता हूं क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से किसी भी जगह पे पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान काम होता है। वो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K स्मॉल q जो कि ये वाला चार्ज है विल बी डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस x। अब मैं डिस्टेंस x किसको बोल रहा हूं, यहां से लेके इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी वहां पे, अगर x की वैल्यू देखें तो डी स्क्वायर प्लस एक्स नोट का स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने सीधी नॉर्मल से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास v इंटरनल ना v एक्सटर्नल, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया जो टोटल था। तो मैंने क्या किया कि ये जो एक्सटर्नल आया था, ये इसको एक्सटर्नल को इधर ले गया, तो मैं वो ऑब्वियसली टोटल v टोटल माइनस v एक्सटर्नल हो गया। तो यानी कि v टोटल प्लस का है तो ये प्लस का है, और ये माइनस का है तो ये हमारे पास माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पे vp इनसाइड की वैल्यू आ जाती है। अब आगे बात करते हैं कि मेरे पास ये एक ऐसी एक बॉडी है, कुछ भी बॉडी मान लो, किसी भी शेप की मान लो, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक तो इसमें देखने वाली चीज क्या होती है कि चार्ज कहां पे ज्यादा होगा, जहां पर रेडियस की उस जगह पर सर्कल का रेडियस कैसे मान लेते हैं कि ये जगह है, तो यहां पे एक ऐसे इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो उसका रेडियस जितना छोटा हो उस जगह पे उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। यानी कि पॉइंट्स के ऊपर देखो एक बहुत छोटा सा ही सर्कल मिल रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, और जहां पे स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बहुत कम चार्ज रुकेगा, ठीक है। जितना भी होगा वो सारा पॉइंट्स के ऊपर या बहुत ज्यादा कर्व सरफेस एरिया के ऊपर हमारा चार्ज चला जाता है। तो अब एक्चुअली यहाँ पे बात हम क्या करने वाले थे, बात ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से कितनी जनरेट होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप की बॉडी की वजह से, ठीक है। अब जो सिग्मा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये बात मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि जितना ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे सिग्मा उतना कम होगा, यानी कि चार्ज उतना ज्यादा होने वाला है उस जगह पे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि मैं मान लो ये वाला हिस्सा इसका अलग से निकाल लेता हूं, ये आ गया मेरे पास ये हिस्सा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होने वाली है, तो इसकी वजह से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितनी पूरे से हो रही थी उसका हाफ। और अब बाकी जो बचा हुआ ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये कितनी जनरेट करने वाला है, ये जनरेट करने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बाकी का बचा हुआ हाफ। तो होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या पूछना जाता है और कैसे होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैविटी प्रॉब्लम की। कैविटी प्रॉब्लम कैसे है कि मान लो मेरे पास एक थिन मेटल शीट थी और उससे मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक एक्सटर्नल रेडियस होगी, मान लेते हैं ये R1, एक इंटरनल रेडियस होगी R2, और बीच में होगा खाली खूब सारा ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आगे अपन को क्वेश्चन आएंगे कि एक बहुत पतली थिन मेटल शीट थी, उससे मैंने स्फीयर बनाया, और उसके बाहर एक और मैंने स्फीयर बना दिया जो वो भी एक थिन मेटल शीट थी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता हमें पोटेंशियल वगैरह निकालने के लिए। बट जब यहाँ पे एक थिक शीट आ जाती है तो उस टाइम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, और उन दोनों को आउटर बॉर्डर और इनर बॉर्डर को दो अलग अलग स्फीयर भी मानना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सेंटर के ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इंडक्शन कैसे कैसे हो रहा है। तो सेंटर के ऊपर प्लस क्यू है ना, तो इनर सरफेस है ना, जो ये वाला इनर सरफेस है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज बनेगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। अब अंदर अगर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो बाहर की तरफ इसकी वजह से प्लस क्यू इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैंने इसको प्लस क्यू 2q चार्ज मैंने बाहर से इसको दे भी दिया, तो बाहर वाले सरफेस के ऊपर नेट चार्ज बताओ। तो इंडक्शन के कारण प्लस क्यू बना था मेरे पास, और प्लस 2q मैंने दे भी दिया, तो नेट कितना हो गया, 3q हो गया मेरे पास। आई बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको दिखाया कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर इसका हम नेट फिगर बनाएंगे, लास्ट फिगर, तो एक बीच में बनेगा क्यू चार्ज, और एक बाहर बनेगा माइनस क्यू चार्ज का स्फीयर, और एक उससे बाहर बनेगा प्लस
3q चार्ज का स्फीयर हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या किया, मेरे पास 3 स्फीयर्स थे जिसके बीच में एक पॉइंट चार्ज रखा है, तो मेरे पास यहाँ पे q हो गया, मान लेते हैं प्लस q। तो इनकी रेडियस कैसे वेरी कर रही है, r, 2r एंड 3r, ठीक है, स्फीयर्स की। तो अब बीच वाले q की वजह से यहाँ पे माइनस q जनरेट होने वाला है, इस माइनस q की वजह से इधर प्लस q जनरेट होने वाला है, इस प्लस q की वजह से इधर माइनस q, इधर प्लस q। जैसे ही हम मेम्ब्रेन या फिर साइड चेंज कर रहे हैं उसी मेम्ब्रेन की, तो वहां पे चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है इंडक्शन का। तो यहाँ पे माइनस q, यहाँ पे प्लस q, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो बोल देता है कि मान लो कि अंदर वाला जो स्फीयर था, ये वाला जो स्फीयर है, मैंने इसको q चार्ज दे दिया, तो यानी कि प्लस q इंड्यूस हो रहा है और q चार्ज इसके पास है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इन दोनों का हो गया 2q, ठीक है। ऐसे ही फिर अब इस 2q की वजह से, अच्छा ये वाला जो पार्ट था मैंने ये आपको एग्जांपल के लिए समझाया था, ये आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अभी मैं बता रहा हूं। q था मेरे पास सेंटर में, तो यहाँ पे माइनस q हो गया इंड्यूस, ठीक है। अब माइनस q की वजह से यहाँ पे प्लस q इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब प्लस q, और इसने प्लस q ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि हम उस बाहर वाले स्फीयर को प्लस q चार्ज दे देते हैं, तो नेट कितना हो गया 2q। अब 2q मेरे पास नेट चार्ज है, तो बाहर की तरफ इंड्यूस कितना होगा, माइनस 2q इंड्यूस होने वाले हैं, ठीक है, माइनस 2q है। अब माइनस 2q अगर हम मेम्ब्रेन चेंज कर देते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं उसी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फिर वहां पे कितना आएगा, माइनस 2q से प्लस 2q, और प्लस 2q वो ऑलरेडी दे रहा है बाहर से, तो कितना हो गया प्लस 4q हो गया। प्लस 4q आगे कितना इंड्यूस करेगा, अगली मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे माइनस 4q, और बाहर की तरफ कितना करेगा प्लस 4q, तो प्लस 4q। और क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनस 2q ऑलरेडी हम बाहर से दे रहे हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया प्लस 2q चार्ज हो गया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग अलग स्फीयर्स बनाऊं, तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, मतलब बड़ा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि ना जो स्फीयर्स होते हैं थिन शीट वाले, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम, नीट के एग्जाम के अंदर क्या होता है, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम होता है, तो हम ऐसे करके तो पोटेंशियल्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ऑफ कोर्स तुम लोगों को पोटेंशियल निकालना तो आता ही होगा, किसी भी चार्ज के ऊपर किसी भी स्फीयर की वजह से अंदर की तरफ निकाल रहे हैं, तो फिर डिवाइड बाय कैपिटल आर होता है, बाहर की तरफ करते हैं तो जितना डिस्टेंस होता है उससे डिवाइड कर रहे होते हैं हम, तो वो सब क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं, अच्छा ये लाइन देख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। These steps are used in finding, These steps are used in finding potentials. Potentials निकालने का काम आता है. So charge distribution is necessary in thick metal sheet, but not in thin metal sheet. ठीक है. अब potential due to spheres की बात करते हैं. तो हमारे पास एक्चुअली ब्रॉडली देखें ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो दो टाइप के स्फीयर आ रहे हैं. एक तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है, और एक है कंडक्टिंग है या होलो है, ठीक है, या होलो नॉन कंडक्टिंग है. तो वो सारी जितनी भी टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स इसी के अंदर आएंगे. ये सारी एक ही तरीके से बिहेव करती है. और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होते हैं, एनसी का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो होते हैं वो एक अपनी अलग टाइप की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बाहर अगर निकालना हो तो वही पॉइंट चार्ज वाला, दोनों के केस में ही. अब सरफेस पे निकालना हो तो क्या करते हैं कि सिंपल याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि स्मॉल आर है, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से नेट डिस्टेंस देख रहे थे कितनी दूर है, तो सेम नेट डिस्टेंस ही देख रहे हैं, तो कैपिटल आर यानी रेडियस उसकी नेट डिस्टेंस होगी सरफेस के लिए. सेम इसके अंदर है. यहां तक तो हमारे पास कोई भी चेंज है नहीं. अब अगर अंदर की बात करते हैं तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर फॉर्मूला बदल जाता है. कंडक्टिंग के लिए हमें पहले ही बताई कांस्टेंट होता है, जो सरफेस के ऊपर होगा वही अंदर की तरफ होने वाला पोटेंशियल. ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपने फॉर्मूला ग्रेविटेशन वाले में भी पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास 3/2 kq/r जो थी सेंटर के ऊपर आ रही थी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ भी अलग नहीं है. ये डायग्राम भी आपने ग्रेविटेशन वाले में देखा होगा. तो पहले अगर हम इस वाले डायग्राम की बात करें तो क्या है कि अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है ना, वो कांस्टेंट ही है हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रहने वाला है. ठीक है, बाहर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्स वाला ग्राफ हमने बना दिया. अब अगर इसके अंदर की तरफ नॉन कंडक्टिंग का देखें तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि ये नीचे r³ आ रहा है हमारे पास, ऊपर r² आ रहा है.
तो नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ ध्यान रखने वाली चीज है। वैसे आने के चांसेस होते हैं इस ग्राफ के भी, आप अपनी एग्जाम्स के अंदर देख सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट के एग्जाम है या जैसे भी जिस भी टाइप के आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि एक कर्व ऐसे बनाएंगे हम और उसके बाद एक कर्व इनवर्स वाली, यानी बाहर वाली तो सेम ही है, अंदर वाली थोड़ी सी डिफर कर सकती है। ठीक है, ये पोटेंशियल, ये आर, ये जो साइड वाला ग्राफ है ये आप देख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट वो है जहां पे सरफेस पॉइंट है, ये जहां पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, उसके बाद इनवर्स का ग्राफ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्फ एनर्जी, अगर बहुत ही ज्यादा गंदा पेपर आया हुआ है ना तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आ सकता है आपका सेल्फ एनर्जी का, यानी कि स्फीयर की खुद के कारण कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और नॉन कंडक्टिंग के टर्म्स में देखें तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। बट अगर इसके अंदर हम देखें तो पॉइंट डेसिमल्स की फॉर्म में आप याद कर सकते हो, मैंने डेसिमल की फॉर्म में याद किया था, जो कि इजी है, दोनों याद करने में इजी है। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.6 है, दैट्स इट। अब बात करते हैं अर्थिंग की। तो अर्थिंग करती क्या है? अर्थिंग नेट पोटेंशियल को जीरो करती है। अर्थिंग चार्ज को जीरो करे ना करे उससे मतलब नहीं है हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थिंग नेट को पोटेंशियल को जीरो करने वाली है। अब जैसे कि मेरे पास एक Q1 चार्ज वाला दो स्फीयर्स थे, एक r रेडियस का, एक 2r रेडियस का। ठीक है, उस दोनों के ऊपर मेरे पास क्या था, QQ चार्ज था। अब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया एक अर्थिंग वायर से। ठीक है, तो अर्थिंग वायर से जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि इन दोनों का जो सरफेस का पोटेंशियल था ना वो इक्वल होने वाला है। ये नहीं है कि चार्ज इक्वल होगा, सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल होने वाली है, जो पोटेंशियल है वो इक्वल होने वाला है। तो पोटेंशियल इक्वल होगा जैसे ही, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हम इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, तो मेरे पास Q1 इज इक्वल टू Q2/2 आ गया। ठीक है, और मुझे पता ही है कि Q1 और Q2 2Q के इक्वल है, क्योंकि इनिशियल चार्ज 2Q था और चार्ज कहीं जाने वाला है नहीं। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है, तो मैं अगर इसमें से पुट करता हूं तो फाइनली मैं Q2 और Q1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो कि एक टिपिकल और अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर नीट को लेंथी क्वेश्चन देना होगा तो वो इस क्वेश्चन को जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। ये यहाँ पे कहां से आई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि एक सरफेस है, स्फीयर है, उसके बाहर कुछ चार्ज पड़ा है, तो यानी कि चार्ज अपॉन में एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दैट स्फीयर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब मैंने यहां पे ये दिखा रखा है कि ये चीजें मेरे पास आई, तो आई कहां से? सो इतना मेरे पास ये वाला चार्ज था, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, ये वाला चार्ज था तो मैंने उसको यहाँ पे रखा और उसके एरिया से डिवाइड किया, तो उससे मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी आ गई। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, दो स्फीयर्स है मेरे पास। तो अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर रखा है और बाहर वाले स्फीयर को अर्थ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है r, बाहर वाले की है 2r। अंदर वाले को मैं S1 बोल देता हूँ, बाहर वाले को S2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अंदर वाले के अंदर चार्ज मान लेते हैं हम Q डैश है और बाहर वाले के पास चार्ज है 2Q। तो फिर हमने अर्थिंग की, तो उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो अंदर वाले के सरफेस के ऊपर होगा वो जीरो होने वाला है, तो मैंने वो यहाँ पे रखा। ठीक है, अब नेट पोटेंशियल जीरो है, तो यानी कि हमने बात की थी एक इंटरनल पोटेंशियल की, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल की। तो यानी कि एक तो इस Q डैश की वजह से पोटेंशियल होने वाला है वो ये रहा, एक इस 2Q की वजह से पोटेंशियल होने वाला है वो मैंने यहाँ पे रखा, ये जीरो के इक्वल है। तो मैं Q डैश और माइनस मतलब Q का रिलेशन मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब प्लेट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आ जाएगा कि ऐसे मेरे पास दो प्लेट्स थी, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि इसके ऊपर चार्ज 2C था, इसके ऊपर चार्ज 5C था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने प्रोसीजर और स्टेप्स लिख रखेंगे कि इस टाइप से क्या करना है, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ कि 2C एंड 5C मेरे पास दो चार्जेस थे, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि इनका मीन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास इन दोनों का मीन आया 7/2 एंड 7/2, तो मैंने दोनों तरफ 7/2 लिख दिया। ठीक है, अब 7/2 चार्ज यहाँ पे है, इसके ऊपर 2C चार्ज था, दैट मीन्स कुछ बचा हुआ होगा चार्ज, तो वो कहाँ पे जाएगा, अंदर वाली साइड पे जाएगा। तो अंदर वाली साइड पे कितना जाएगा, 2C - 7/2, दैट विल बी -3/2 कूलम।
ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि अंदर इसके अंदर वाली पे कितना आएगा, दैट विल बी +3/2 कूलम। अब यहाँ पे मैंने प्लस कैसे किया, यहाँ पे मैंने इंडक्शन वाला फॉर्मूला लगाया जो इंडक्शन में हम करते थे कि अंदर वाली एक के ऊपर -3 है तो इंडक्शन की वजह से अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज आ जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है, हम इसको प्रूव भी करके देखते हैं। 7/2 + 3/2 इट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 कूलम। तो देखते हैं 7 + 3 10/2 10/2 दिस विल बी इक्वल टू 5। तो हाँ हमारा ये फॉर्मूला ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर एक्चुअली कर क्या रहा है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, चार्ज की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से एक मेरे पास, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे 1/c। तो उससे हमारे पास फॉर्मूला आता है Q = CV फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो C है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, चाहे Q बढ़े चाहे V बढ़े, चाहे Q घटे या V घटे, C विल बी कांस्टेंट। C इंडिपेंडेंट है चार्ज के और पोटेंशियल के। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो कैपेसिटेंस हमने कैसे निकाला, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, दैट मींस कूलम्ब अपॉन वोल्ट, जिसको हम फैराड के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे ना एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है, तो उसमें ना आपको फैराड ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान रखना उस चीज का। क्वेश्चन होगा फैराडे के बारे में, आपको फैराडे पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे ना फैराड डाल देंगे और पहला ऑप्शन फैराड होगा, दूसरा ऑप्शन फैराडे होगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो ये इसका M-1 L-2 A2 T4 इसका डायमेंशन होगा। निकालते कैसे हैं ये आपने यूनिट 1 में सीखा होगा, सबसे स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट याद कर लेने चाहिए। ये हर चैप्टर में 2-3 ही होते हैं, वो तो याद कर ही लेने चाहिए, और मैं जो बताता हूँ वो कर लो, हो जाएगा उससे काम। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो ये V की वैल्यू होगी, ये C की वैल्यू होगी, Q = CV। मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास 4πε0 R मेरे पास आ गया। पता है क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा कि हमें ऐसे पोटेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और कब आएगा, जब आप अपनी लास्ट में फुल सिलेबस सीरीज चल रही होगी, उस टाइम के ऊपर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हवा तक नहीं लगने वाली कि कैसे निकालना होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये फॉर्मूला याद नहीं आता है। तो बेसिक्स से अगर इंसान जुड़ा रहता है ना तो वो सोल्व कर लेता है, बट डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से मुश्किल होती है। तो या तो आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो या बेसिक से जुड़े रहो। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है ना, ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस के, ठीक है। अर्थ का क्या होता है 711 माइक्रोफेरेड। ये मुझे एक बार देखने को मिला था मेरे एग्जाम्स में, तो फिर मैंने वो लिख ही लिया था अलग से। तो आप लोग भी याद कर लो, काम आ जाए क्या पता कहीं। तो कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ दिखा देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अब बात करते हैं हम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर +Q चार्ज होगा तो दूसरी प्लेट के ऊपर -Q चार्ज होता है कैपेसिटर में। अगर कैपेसिटर सर्किट के अंदर जुड़ा है तो जितना मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर, बस पोलैरिटी अपोजिट होगी ताकि करंट फ्लो कर सके, ठीक है। ये अर्थिंग करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको, अगर बोर्ड्स के अंदर बना के आ रहे तो आपको ऐसा दिखाना चाहिए। दोनों के बीच में D डिस्टेंस है, A एरिया है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है हमारे पास, ठीक है। ये मतलब ये वाली प्लेट्स की बात कर रहा हूँ। तो अब इस प्लेट की वजह से हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है, तो Q/2ε0 × A हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये कहां से आई, तो हमारे पास σ/2ε0 था, एक प्लेट की वजह से जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमने Q/A रखी है। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, Q/A थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है एक की वजह से, दूसरी की वजह से ये हो रही है, डायरेक्शन दोनों की सेम है तो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास σ/ε0 बन रही है, जिसको हम Q/ε0 × A भी लिखते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो C = ε0 A/d होता है, ठीक है।
ये कहाँ से आया ये याद कर लो, अदरवाइज डेरिवेशन Q इज इक्वल टू CV के थ्रू आप निकाल ही सकते हो इसको, ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल आप लोग इसको एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी को आप याद कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं तो फोर्स की। तो फोर्स अगर इस प्लेट्स की वजह से, कैपेसिटर की एक प्लेट की वजह से फोर्स निकालना हो तो F इज इक्वल टू QE, Q हमारे पास Q है, ठीक है, कैपिटल Q है। E इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने यहाँ पे निकाली तो सेम यहाँ पे रख दो, Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A विल बी फोर्स है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस मैंने दिखा रखा है कि कैसे निकालना होता है, आप ये देख सकते हो। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी होंगी, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है नीट के एग्जाम के अंदर। हाँ, आपकी उसके अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें कंसेप्चुअल भी, बट स्टिल इतना काफी है कि आपको फॉर्मूला बताओ, उससे आप सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं, दो स्फीयर्स हैं, बाहर वाले को एक बार हम अर्थ कर देते हैं, एक बार अंदर वाले को अर्थ कर देते हैं, तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालते हैं, तो उसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर हम बाहर वाले को अर्थ कर रहे हैं। अंदर वाले को अर्थ कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा, इनको रट लो और कोई इलाज नहीं, या डेरिवेशन नीट के एग्जाम के अंदर आप बैठ के नहीं सोल्व कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इलेक्ट्रिक प्रेशर एक टर्म आएगी आपके आगे, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी सेम चीज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का स्क्वायर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितनी जनरेट हो रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, एक स्फीयर है मेरे पास, तो बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ भी जनरेट हो रही है, तो उन दोनों को माइनस करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है उसको मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार देखने को मिल सकता है और बड़ा बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बनता है इससे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर आपने बहुत बार सुना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, तो वो ऐसे निकालते हैं, या फिर Q स्क्वायर बाई 2C। इसके तो भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, या इसके जब आप क्वेश्चंस लगाने वाले हो। तो वर्क डन बाय द बैटरी की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा है, चार्ज फ्लोन इनटू में पोटेंशियल, ठीक है। QV इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो रजिस्टर में भी कर लेते हैं, पैरेलल के यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो यू पीपल आर यूज्ड टू इट। तो मैं जस्ट दिखाने के लिए मैंने एक बार की, कोई ये ना बोले कि भाई छुड़वा दिया, रिवाइज नहीं करवाया। तो ये होता है पैरेलल के अंदर C1 प्लस C2 और सीरीज के अंदर वो इन्वर्स करके ऐड कर देते हैं, रजिस्टर में सेम टू सेम उल्टा होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये बैटरी है, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल कैसे कैसे हम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे x गिवन है, ठीक है, और इसका ये 10 है, तो मुझे इस पॉइंट का निकालना है, ओके। तो इसका होता कैसे है, एक्चुअली x माइनस दिस पॉइंट, लेट इट बी y, विल बी इक्वल टू 10। तो x माइनस 10 विल बी इक्वल टू y, तो y के ऊपर x माइनस 10, मैं यहाँ पे y को लिख सकता हूँ x माइनस 10। हम ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे निकालते हैं। यूजुअली अगर हमारे पास कोई सर्किट का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक पॉइंट के ऊपर हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को बैटरी के। मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे भी 10 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस पॉइंट को जीरो मान लूं, या मैं किसी इस पॉइंट को, लेकिन पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही पॉइंट को जीरो मान सकते हैं हम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है जीरो मानने वाली, और काफी हेल्पफुल भी होती है। और जरूरी नहीं कि बैटरी के आसपास आप किसी भी पॉइंट को रजिस्टर लगने के बाद, कैपेसिटर लगने के बाद भी जीरो मान सकते हो। जनरली किस पॉइंट को जीरो मानते हैं, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टर्स जुड़ रहे हो, कैपेसिटर जुड़ रहे हो, उस पॉइंट को हम जीरो लगाने वाले हैं या मानने वाले हैं। तो अब एक एग्जांपल है, 10 वोल्ट की बैटरी है जो 2 माइक्रोफैराड के साथ जुड़ी हुई है कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चार्ज निकालते हैं तो Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है।
तो C इंटू वी, तो 20 माइक्रोकूलम आ गया मेरे पास चार्ज, ठीक है। यू इनिशियल 0 क्योंकि बैटरी उस टाइम पे अटैच की नहीं होती और क्वेश्चन में गिवन है नहीं कि बैटरी अटैच करने से पहले इसके पास कुछ पोटेंशियल था, तो हम 0 मान लेंगे। यू फाइनल की बात करते हैं तो हाफ CV स्क्वायर से हम इसको निकाल सकते हैं सिंपली। चार्ज फ्लोन, तो कितना चार्ज फ्लो करने वाला है इसके अंदर, तो फिर इनिशियली चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज हमने अभी निकाला 20 माइक्रोकूलम निकाला, तो यानी कि चार्ज कितना फ्लो हुआ है, 20 माइक्रोकूलम ही फ्लो हुआ है। वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू QV, दैट्स इट। तो यहाँ पे 20 इंटू 10 ये चार्ज फ्लो है, Q इंटू V 10 हमें गिवन ही है। हीट क्या चीज होती है, तो हीट होती है वर्क डन बाय बैटरी प्लस यू फाइनल माइनस प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। ये वर्क डन बाय बैटरी होता है, वर्क डन बाय बैटरी, ये हीट का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय बैटरी प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हम यहाँ पे निकालते तो ये ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना हो तो C1V1 प्लस C2V2 अपन में C1 प्लस C2। ये प्लस जो आया है ये नेगेटिव हो जाएगा अगर अपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर जुड़े हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये ऐसे मैंने इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये प्लस Q था, ये माइनस Q है, तो ये अगर प्लस Q और माइनस Q मैं ऐसे लेता हूँ तो यानी कि ये अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हैं। अगर मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ, तो यानी कि ये सेम पोलैरिटी में जुड़े हैं। सेम पोलैरिटी में जुड़े हैं तब ये वाला यूज होगा, अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हैं तो ये केसेस आ जाएंगे, ठीक है। हीट का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना भाई, ये वैसे इजी है याद करना और हो भी जाता है। तो हीट वाले में पहले माइनस आता है सेम पोलैरिटी के लिए, अपोजिट पोलैरिटी के लिए प्लस आ जाता है फिर, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक चीज क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है जो दो कैपेसिटर के बीच में रखी जाती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को रखा क्यों गया था, दोनों चार्ज प्लेट्स हैं, अगर बीच में कुछ होगा नहीं तो वो चिपक जाएंगे, तो इन दोनों को दूर रखने के लिए बीच में एक ऐसी चीज डाली गई थी जिससे ये दोनों चिपके भी नहीं और उनकी जो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होती रहे और कुछ कमी ना हो, यानी कि कुछ ऐसी चीज डाल दी जिसकी वजह से चीजें चल ही नहीं रही, वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कुछ ना हो। तो फिर उसके लिए डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया था। अब डाइलेक्ट्रिक का काम मेन तो यही था कि दोनों को दूर दूर रखे, बट डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा था, साथ में ही डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ा दे रहा था। ये बहुत अच्छा काम कर रहा था वो, यानी कि चाहिए नहीं था, इस चीज के लिए बनाया नहीं गया था, बट वो कर रहा है ऐसी चीजें, ठीक है। तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और 1 होता है वैक्यूम का। तो अब हम आगे बात करते हैं, सबसे मिनिमम यही पॉसिबल है और मैक्सिमम इन्फिनिटी मेटल्स का होता ही है। तो कंडक्टर्स के अंदर ई नेट क्या होती है, 0 होती है, दोबारा वही बात आ गई। और इंसुलेटर के अंदर ई नेट जो होगी वो 0 होने नहीं वाली। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बाहर एक ई नोट जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होने वाली है। तो उसकी वजह से भाई बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर ऐसे जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने लग गए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे जनरेट होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ई नेट निकालने का ये तरीका है, मतलब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, उससे मैं ई नेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, ये हमने पहले वीडियोस में भी देखा था, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नेट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एक्चुअली ई नोट है और डिवाइडेड बाय ई नेट यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नोट क्या है, जो बाहर प्रोड्यूस कर रखी है वो। तो ये एक फॉर्मूला है कि चार्ज इंड्यूस कितना हो रहा है, तो Q माइनस क्यू अपॉन के, यानी कि जितना भी हो रहा है जो ऑलरेडी है उससे ज्यादा इंड्यूस नहीं हो सकता है। ये फॉर्मूला ये बता रहा है अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है तो आपसे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से फर्क क्या पड़ता है कैपेसिटेंस के ऊपर। तो हम ये दिखाते हैं, अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसका कितना होने वाला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसकी सी की वैल्यू है। अब मैं अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं तो इनटू में डाइलेक्ट्रिक, मैंने एक के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी वैल्यू है के, ठीक है। तो फिर क्या होगा
K से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो अब बात ये है कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसकी थिकनेस थोड़ी सी कम थी, साइडों में जगह अभी भी बची हुई है। तो ये हम ऐसे जगह निकाल लेते हैं कितनी बची हुई है, यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस होगा नॉर्मल फार्मूला लगा के, और यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस होगा नॉर्मल फार्मूला लगा के। अब ये तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर एरिया डिवाइड हो रहा है प्लेट्स का तो पैरेलल में, अगर एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, लेंथ डिवाइड हो रही है, तो वो सीरीज के अंदर है। तो ये सारे सीरीज में, तो इनको उल्टा करके ऐड करते हैं, फिर वापस इनको उल्टा कर देते हैं नेट आंसर को, तो हमारे पास ये आ जाता है। ये याद रख लेना। इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होने वाली है, इस जगह पे भी कुछ होगी वो भी कांस्टेंट होने वाली है, और यहाँ पे जो होगी वो भी इतने एरिया के लिए कांस्टेंट होने वाली है। तो डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, कुछ चीज घट रही है, कुछ चीजें बढ़ रही हैं, तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। तो पहले तो हमारी कॉन्स्टेंटली ऐसे चल रही थी, फिर जैसे डाइलेक्ट्रिक आया घट गई और नीचे की तरफ थोड़ी सी कांस्टेंट चली, फिर डाइलेक्ट्रिक हटती, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई और वो फिर से कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ये किस पॉइंट पे x = d, यानी कि वहां पे प्लेट खत्म होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब पोटेंशियल और x का ग्राफ देख लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर ना ये एंगल्स का रिलेशन आ जाता है, तो ये याद रखना। यानी कि ये कैसे निकाला हमने, E = dv/dr था, ठीक है। तो dv/dr था हमारे पास, तो यानी कि जब E ज्यादा है इंटू dr, तो E dr = dv हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाता है, ठीक है। तो अब वैसे एक्चुअली इसी से हम निकालते हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। अब E ज्यादा है यानी कि स्लोप ज्यादा है, तो एंगल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली θ1 विल बी मोर, ठीक है। और फर्स्ट में और थर्ड के अंदर, इसको सेकंड बोल देते हैं, फर्स्ट और थर्ड के अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होने वाला है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, और स्लोप अगर कम हुआ तो क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसका स्लोप कितना था, -e, क्योंकि लाइन भी तो माइनस वाला ग्राफ बना रही है ना ये, तो इस वजह से -e का ग्राफ होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज होती है, मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, एक की ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, एक की 20 है, तो मैं क्या वोल्टेज दूं कि वो टूटे नहीं। ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्चुअली मतलब क्या होता है कि उस वोल्टेज से ज्यादा अगर उस कैपेसिटर को वोल्टेज मिली ना तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का वही फॉर्मूला होता है, V = ED, ठीक है। उसके नाम बदल जाते हैं, VB को हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ES को बोल रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, ठीक है। जबकि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर भी और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन था कि एक की ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 थी, एक की ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरे पास 20 थी। तो फिर अब मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कौन सा पहले फ्यूज हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा पोटेंशियल दे दूं यहाँ पे V की वैल्यू जो आने वाली है हमारे पास, उससे मैं ज्यादा जो हम निकालेंगे उससे ज्यादा अगर V की वैल्यू हो तो फिर कौन सा फ्यूज होगा, तो पहले 10 वाला हो जाएगा, ठीक है। 20 वाला सेफ रहेगा, क्योंकि जैसे ही 10 वाला फ्यूज हो गया तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, सर्किट खुल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये 2 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो हमें V पोटेंशियल निकालना है। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें दोनों की गिवन है, तो V पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पहले हम C नेट निकाल लेते हैं। हमारे पास 6/5 आ गया नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब नेट कैपेसिटेंस 6/5 आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, चार्ज, क्योंकि हमें फॉर्मूला होता है Q = CV, ठीक है। तो अब हमें V निकालना है, तो Q/C कर देंगे हम, तो Q/C कर देंगे, तो उसके लिए हमें C तो पता चल गया, अब Q निकालना पड़ेगा। Q कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज कहां से निकाल सकते हैं हम, इनके सीरीज के अंदर चार्ज तो सेम होने वाला है, 2 माइक्रोफेरेड ये था और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, Q विल बी C × V 10, दैट विल बी 20।
एंड -20। तो अब आप बोलोगे कि इसका क्यों नहीं निकाला, इसका निकाल रहे हैं 30 आ रहा है, फिर तो 4 सेम नहीं आ रहा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज देख, जिसकी कम होगी उसी का देखेंगे, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड करेगा तभी तो ज्यादा चार्ज पहुंचेगा। अगर इसके पास 30 चार्ज पहुंच रहा है तो यानी कि सर्किट अभी भी क्लोज्ड ही है, यानी कि ये टूटा नहीं है, और इसके टूटे बिना वहां पे ज्यादा करंट जा नहीं सकता। यानी कि ज्यादा करंट अगर 3 के पास जाएगा तो वो पहले ही टूट चुका होगा। तो इस वजह से लिमिटिंग फैक्टर, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट हम केमिस्ट्री में देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कम वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले का हम चार्ज निकालेंगे, तो मैक्सिमम चार्ज हमारे पास कितना आ सकता है, 20 माइक्रोकूलम बोल देते हैं इसको। यहाँ पे कैपेसिटेंस है फैराड बोल देते हैं, माइक्रो फैराड बोल दो, सारी चीजें जो भी जैसे भी आपको लेके चलनी है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब Q = CV लगा देते हैं, और Q की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, C की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं V यहाँ से निकाल लूंगा 100/6। यानी कि मैं अगर 100/6 यहाँ पे पोटेंशियल देता हूँ तो सब कुछ सुखी सुखी चलेगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। जस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर बोल लें कि V की कितनी निकाल सकते हैं, तो 100/6 वोल्ट का अगर मैं यहाँ पे माइक्रो वोल्ट का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, और ये वन शॉट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, इसको शेयर करो जितना हो सके। आप एक वीडियो देख रहे हो, प्लीज 2 जनों के पास शेयर करो, उससे क्या होगा यार, मेरा थोड़ा सा ना मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मेरा लगन भी बढ़ेगी कि हाँ मेरे को बनाना है कुछ करना है।